और बात यहीं नहीं रुकी, यहां तक कि बेल्ट से पिटाई की बात भी सामने आई है। ओह, ये तो बहुत ही गंभीर मामला है ना? ये अपने आप में एक बड़ी घटना है, लेकिन अब इस कहानी में एक नया पेच आ गया है। अच्छा, वो क्या? प्रधानाध्यापक की पत्नी है सीमा वर्मा, वो कैमरे पर आई हैं और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसने पूरे मामले को एक कह सकते हैं अलग ही रंग दे दिया है। बिल्कुल। मतलब पहली नजर में देखो तो ये लगता है कि भाई एक अधिकारी है और उसका कोई अधीनस्थ कर्मचारी है, उनके बीच गुस्से और शायद अनुशासनहीनता का मामला होगा। हाँ, आमतौर पर तो यही लगता है। पर जब हम थोड़ा परतों को हटाते हैं तो इसमें फिर वो शिक्षकों की उपस्थिति वाला मुद्दा सामने आता है। एक शिक्षिका का कुछ संदिग्ध सा अटैचमेंट है, निलंबन की कार्रवाई हुई है और वो प्रशासनिक दबाव वाले आरोप, ये सब कड़ियां जैसे जुड़ती हुई दिख रही हैं। सही कह रही हैं आप। तो ये सिर्फ एक मारपीट की घटना से कहीं ज्यादा गहरा मामला नजर आता है मुझे तो। बिल्कुल सही कहा। तो आज हम इसी मामले की गहराई में उतरेंगे, देखते हैं क्या है। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें एक तो प्रधानाध्यापक की पत्नी का बयान है और दूसरा इस पूरे विवाद की जो पृष्ठभूमि है उससे जुड़ी कुछ जानकारियां हैं। ठीक है। तो हमारा मकसद है इन सबको मिलाकर ये समझना कि आखिर उस दिन बीएसए ऑफिस में हुआ क्या था, क्यों हुआ और इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स, मतलब कौन कौन सी वजहें काम कर रही थी। चलिए कोशिश करते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाना। तो सबसे पहले उसी घटना पर ही आते हैं ना, जिसके बाद ये मामला इतना सुर्खियों में आया, मतलब वो बीएसए ऑफिस में हुई मारपीट। हाँ, प्रधानाध्यापक बृजेंद्र वर्मा वो अपने बीएसए के ऑफिस जाते हैं, वहाँ किसी बात पर कहासुनी होती है और फिर आरोप ये है कि प्रधानाध्यापक अपना आपा खो बैठते हैं और बीएसए पर हाथ उठा देते हैं। और वो बेल्ट वाली बात भी है, बेल्ट का इस्तेमाल करने का भी जिक्र है। हाँ, ये तो हुई घटना। अब सवाल यही उठता है कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे। कोई भी, हाँ, क्यों? कोई प्रधानाध्यापक अपने सीनियर ऑफिसर पर हाथ उठाने जैसा इतना बड़ा कदम क्यों उठाएगा? यहीं पर मुझे लगता है वो प्रधानाध्यापक की पत्नी सीमा वर्मा के आरोप सामने आते हैं। हाँ, उनका क्या कहना है? उनका आरोप तो बहुत सीधा और कह सकते हैं गंभीर है। उनका कहना है कि बीएसए उनके पति यानी प्रधानाध्यापक बृजेंद्र वर्मा पर स्कूल की एक महिला शिक्षिका हैं अवंतिका गुप्ता, उनकी उपस्थिति दर्ज करने का दबाव बना रहे थे। अच्छा, मतलब शायद वो शिक्षिका स्कूल नहीं आ रही थी लेकिन बीएसए चाहते थे कि रिकॉर्ड में उनकी हाजिरी लगे। हाँ, उनका आरोप तो यही इशारा कर रहा है। ये तो सीधा सीधा मतलब अनियमितता का आरोप हुआ बीएसए पर। बिल्कुल। और जब प्रधानाध्यापक ने यह दबाव मानने से इनकार कर दिया तब क्या हुआ? तो सीमा वर्मा के अनुसार जब उन्होंने इनकार कर दिया तो बीएसए ने उनके पति को कथित तौर पर परेशान करना शुरू कर दिया। परेशान मतलब कैसे? जैसे कभी 3 साल का रिकॉर्ड मांग लिया, फिर कहा 10 साल का लाओ, और जब सारा रिकॉर्ड जमा भी कर दिया गया तब भी उन्हें बार बार ऑफिस बुलाकर वो कहती हैं इसी मुद्दे पर दबाव डाला गया। और सीमा वर्मा का दावा है कि जिस दिन मारपीट हुई वो घटना भी इसी सिलसिले में हुई थी। उनके पति को फिर से ऑफिस बुलाया गया था और उसी बात पर कहासुनी इतनी बढ़ गई कि वो हिंसक हो गए। अगर ये आरोप सही है तब तो ये पूरा मामला ही पलट जाता है। हाँ बिल्कुल। फिर ये सिर्फ एक अनुशासनहीन प्रधानाध्यापक का मामला नहीं रहता, ये तो एक अधिकारी द्वारा गलत काम के लिए दबाव बनाने और जब बात नहीं मानी तो प्रताड़ित करने का मामला बन जाता है। सही कहा। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है या इसके पीछे कुछ और भी है, कोई बैकग्राउंड स्टोरी? हाँ, कहानी में और भी परतें हैं जो इस टकराव की कह सकते हैं पृष्ठभूमि तैयार करती नजर आती हैं। अच्छा। सूत्रों से ये पता चलता है कि इस मारपीट की घटना से कुछ समय पहले भी प्रधानाध्यापक बृजेंद्र वर्मा के खिलाफ एक शिकायत हुई थी। ओके। हालांकि जांच में वो बेदाग पाए गए थे और तब ये माना गया था कि वो शिकायत शायद उनकी छवि खराब करने की एक कोशिश थी, लेकिन ये दिखाता है कि माहौल में शायद पहले से ही कुछ तनाव चल रहा था। मतलब प्रधानाध्यापक पहले भी किसी तरह की खींचतान का सामना कर चुके थे। इसके बाद स्कूल में और क्या हुआ? इसके बाद स्कूल के एक और शिक्षक थे संतोष कुमार वर्मा, उन पर कुछ आरोप लगे। क्या आरोप थे? आरोप थे कि वो सोशल मीडिया पर कुछ राजनीतिक पोस्ट वगैरह करते हैं और स्कूल से अक्सर गैर हाजिर भी रहते हैं। अच्छा। और इस मामले में महमूदाबाद की जो स्थानीय विधायक हैं आशा मौर्य, उन्होंने खुद बीएसए के शिकायत की थी। ओह, विधायक ने शिकायत की? हाँ, और इसी शिकायत के आधार पर शिक्षक संतोष कुमार वर्मा को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। अच्छा, तो विधायक की शिकायत पर एक शिक्षक सस्पेंड हो गया। अब स्कूल में स्टाफ की क्या स्थिति बची फिर? यहीं से देखिए मामला और दिलचस्प हो जाता है। कैसे?
संतोष वर्मा के सस्पेंशन के बाद स्कूल में प्रधानाध्यापक बृजेंद्र वर्मा के अलावा सिर्फ एक ही शिक्षिका बची, कौन? अवंतिका गुप्ता। अरे, ये तो वही नाम है जिनका जिक्र प्रधानाध्यापक की पत्नी ने अपने आरोपों में किया है। बिल्कुल वही। तो अब स्थिति यह है कि स्कूल में एक प्रधानाध्यापक और सिर्फ एक शिक्षिका, अवंतिका गुप्ता, रह गईं। ये नाम वाकई महत्वपूर्ण है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। इसके तुरंत बाद बीएसए ने एक और कदम उठाया। क्या? उन्होंने इसी एकमात्र बची हुई शिक्षिका अवंतिका गुप्ता को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बने उड़न दस्ते में शामिल कर दिया। उड़न दस्ता, वो जो एग्जाम सेंटर्स पर चेकिंग के लिए जाते हैं? हाँ, वही टीम जो परीक्षा केंद्रों पर जाकर औचक निरीक्षण करती है, नकल वगैरह रोकती है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अवंतिका गुप्ता को स्कूल के नियमित काम से हटाकर दूसरी ड्यूटी पर लगा दिया गया, जिसे हम प्रशासनिक भाषा में अटैच करना कहते हैं। अरे, ये तो बहुत ही अजीब बात है। मतलब स्कूल में पहले ही एक टीचर सस्पेंड हो चुका है, स्टाफ की भारी कमी है, और जो अकेली टीचर बची थी उन्हें भी बीएसए ने स्कूल से हटा के कहीं और अटैच कर दिया। हाँ, इससे तो स्कूल में पढ़ाई लिखाई का काम एकदम ठप्पी हो गया होगा। इसके पीछे बीएसए की क्या मंशा हो सकती है? मतलब क्यों? ये वाकई एक बड़ा सवाल है और यहीं से विवाद की जड़ें और गहरी होती दिख रही हैं। जाहिर सी बात है, एक शिक्षक निलंबित, दूसरी अटैच, स्कूल चलाना प्रधानाध्यापक के लिए तो लगभग नामुमकिन हो गया होगा। बिल्कुल। अब आप सोचिए, प्रधानाध्यापक इस स्थिति पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? मेरे ख्याल से तो कोई भी प्रिंसिपल इस पर सवाल उठाएगा ही। स्कूल कैसे चलेगा भाई? तो बृजेंद्र वर्मा ने क्या किया? बिल्कुल, उन्होंने वही किया जो शायद कोई भी करता। प्रधानाध्यापक बृजेंद्र वर्मा ने शिक्षिका अवंतिका गुप्ता को एक फॉर्मल लेटर भेजा, एक पत्र भेजा, और उनसे उनके इस अटैचमेंट से संबंधित जो भी आदेश या कागजात थे वो मांगे। वो जानना चाहते थे कि भाई किस नियम के तहत और किसके आदेश पर उन्हें स्कूल से अटैच किया गया है, खासकर तब जब स्कूल में स्टाफ की इतनी कमी है। ये तो बिल्कुल जायज सवाल है। एक तरह से बीएसए के आदेश की वैधता पर ही सवाल उठाना हुआ। हाँ, और शायद यही बात बीएसए को नागवार गुजरी। अच्छा। सूत्रों के अनुसार बिल्कुल यही हुआ। अवंतिका गुप्ता को प्रधानाध्यापक द्वारा ये नोटिस या पत्र भेजे जाने से बीएसए कथित तौर पर नाराज हो गए। उन्हें शायद ये लगा कि उनकी अथॉरिटी को सीधी चुनौती है, और इसी के बाद बीएसए ने प्रधानाध्यापक बृजेंद्र वर्मा को व्यक्तिगत रूप से अपने ऑफिस में आकर इस नोटिस का जवाब देने का आदेश दिया। और जब प्रधानाध्यापक इसी आदेश पर बीएसए ऑफिस पहुंचे तो वहां बात इतनी बढ़ गई कि वो मारपीट वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। हाँ। मतलब एक तरफ पत्नी का आरोप है कि बीएसए शिक्षिका अवंतिका गुप्ता की शायद गलत हाजिरी लगाने का दबाव बना रहे थे। हाँ। दूसरी तरफ घटनाक्रम ये बता रहा है कि जब प्रधानाध्यापक ने उसी शिक्षिका अवंतिका गुप्ता के स्कूल से अटैचमेंट पर सवाल उठाते हुए कागजात मांगे तो बीएसए नाराज हो गए और उन्हें तलब किया, जिसके बाद मारपीट हुई। ये दोनों बातें, वो हाजिरी का कथित दबाव और ये अटैचमेंट पर सवाल, ये एक ही शिक्षिका अवंतिका गुप्ता के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। क्या ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं? बहुत बहुत संभव है कि ये दोनों पहलू आपस में जुड़े हों, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ। हो सकता है, जैसा पत्नी आरोप लगा रहे हैं, कि बीएसए चाहते थे कि अवंतिका गुप्ता की उपस्थिति स्कूल रजिस्टर में दर्ज होती रहे, भले ही वो अटैचमेंट के नाम पर कहीं और ड्यूटी कर रही हों, या शायद आ ही न रही हों। और ये क्यों चाहते होंगे? कोई खास वजह? ताक पर रखने की आदत हो, कुछ भी हो सकता है। और फिर जब प्रधानाध्यापक ने ये दबाव नहीं माना और ऊपर से उनके अटैचमेंट पर ही सवाल उठा दिया, एक तरह से लिखित में सवाल पूछ लिया, तो बीएसए को लगा होगा कि भाई ये व्यक्ति तो हमारे सिस्टम में फिट नहीं हो रहा है और हमारे अधिकार को चुनौती दे रहा है। ये एक संभावित व्याख्या हो सकती है। हो सकता है प्रधानाध्यापक का वो पत्र भेजना बीएसए के लिए आखिरी ट्रिगर पॉइंट साबित हुआ हो। उन्हें लगा हो कि ये प्रधानाध्यापक न सिर्फ उनका अनकहा आदेश मानने को तैयार नहीं है, बल्कि अब वो लिखित में सवाल पूछकर उनके आधिकारिक फैसले पर भी उंगली उठा रहा है। तो वो जो पत्नी द्वारा लगाया गया दबाव का आरोप है और ये अटैचमेंट पर सवाल पूछने से उत्पन्न हुई नाराजगी, ये दोनों मिलकर शायद उस विस्फोटक स्थिति का कारण बने होंगे जो बीएसए ऑफिस में देखने को मिली। ये विश्लेषण इस घटना को वाकई एक नई रोशनी में रखता है। मतलब ये सिर्फ एक व्यक्ति के गुस्से का विस्फोट नहीं लगता, फिर ये शायद व्यवस्था के अंदर चल रही कोई खींचतान है, नियमों की अनदेखी के आरोप हैं, अधिकार का टकराव है, उसका नतीजा लगता है। बिल्कुल,
लेकिन इस पूरे हंगामे का सबसे दुखद पहलू तो स्कूल और बच्चों पर पड़ा असर है। बिल्कुल सही कहा आपने। खबर ये भी है कि इस मारपीट की घटना के बाद जब स्कूल में पढ़ाई बाधित हुई तो वही विधायक आशा मौर्य, हाँ, जिनकी शिकायत पर पहले शिक्षक सस्पेंड हुए थे। हाँ वही, वो स्कूल खुलवाने पहुंची। बताया गया कि क्लासरूम का ताला तक तुड़वाना पड़ा। ताला तुड़वाना पड़ा। हाँ, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात ये सामने आई कि बच्चों ने कथित तौर पर पढ़ने से ही इनकार कर दिया। क्या बच्चों ने पढ़ने से इनकार कर दिया? ये तो बहुत ही गंभीर बात है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये स्थिति दर्शाती है कि जब प्रशासन और शिक्षकों के बीच इस तरह का खुला टकराव और अविश्वास का माहौल बनता है तो उसका सीधा और सबसे बुरा असर बच्चों की मानसिकता और उनकी शिक्षा पर पड़ता है। बच्चे जो हैं वो माहौल में फैली अस्थिरता, डर या कन्फ्यूजन को महसूस करते हैं। उनका पढ़ने से इनकार करना, भले ही वो कुछ देर के लिए ही रहा हो, वो इसी अव्यवस्था और ये जो बड़ों के झगड़े हैं उसके प्रति उनकी एक प्रतिक्रिया हो सकती है। ये दिखाता है कि सिस्टम की लड़ाई में सबसे पहले और सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का होता है। वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है। तो अगर हम इस पूरे मामले को अब समेटें तो ये साफ है कि ये सिर्फ एक मारपीट की घटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे कई तार जुड़े हैं। एक शिक्षिका की उपस्थिति और अटैचमेंट का विवाद है, प्रशासनिक दबाव बनाने के गंभीर आरोप हैं, विधायक की भूमिका दिखती है, नियमों और प्रक्रियाओं पर सवाल उठाने से पैदा हुआ टकराव है, और अंत में शिक्षा व्यवस्था और बच्चों पर इसका कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ा है वो है। प्रधानाध्यापक की पत्नी के बयान और घटनाओं का जो क्रम हमने देखा, दोनों ही इस कहानी को समझने के लिए बेहद जरूरी लगते हैं। हाँ, और ये हमें कुछ बुनियादी सवालों पर सोचने को मजबूर करता है, जैसे कि प्रशासनिक अधिकार और उसके इस्तेमाल की सीमाएं क्या होनी चाहिए। क्या प्रक्रियाओं की आड़ में व्यक्तिगत टकराव या दबाव की स्थितियां बन सकती हैं? देखिए, इस मामले में अभी जांच चल रही होगी और सच क्या है ये तो शायद जांच के बाद ही पूरी तरह सामने आए, लेकिन ये घटना अपने आप में केस स्टडी की तरह है जो दिखाती है कि जब व्यवस्था के अलग अलग पुर्जों में टकराव होता है तो पूरी मशीनरी कैसे प्रभावित हो सकती है। और ये सवाल भी तो उठता है कि ऐसी स्थितियों को बनने से कैसे रोका जा सकता है। क्या पारदर्शिता, जवाबदेही और संवाद की कमी ऐसे टकरावों को जन्म देती है? हाँ, बिल्कुल। क्या सिस्टम में ऐसे चेक्स एंड बैलेंस हैं जो इस तरह के विवादों को बढ़ने से पहले ही संभाल सकें? ये बिल्कुल सही मुद्दे हैं। क्या बीएसए के उस अटैचमेंट वाले फैसले की कोई समीक्षा हुई? क्या प्रधानाध्यापक के पास अपनी बात रखने के लिए मारपीट के अलावा कोई और प्रभावी मंच था? क्या शिक्षक संघ या उच्च अधिकारियों ने इस मामले में पहले हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी? ये सब पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इस पूरी कहानी में कई किरदार हैं। प्रधानाध्यापक हैं, बीएसए हैं, वो शिक्षिका हैं, विधायक हैं, वो निलंबित शिक्षक हैं। सबके अपने अपने पक्ष हो सकते हैं। हमें अभी सिर्फ एक पक्ष की कहानी पता है या फिर घटनाओं का एक क्रम पता है। पूरी सच्चाई शायद इन सबके बीच कहीं है। एक और बात जो मेरे दिमाग में आ रही है वो है स्थानीय राजनीति का प्रभाव। हाँ, वो भी है। विधायक की शिकायत पर शिक्षक का निलंबन हो जाना, फिर विधायक का खुद स्कूल खुलवाने आना, ये दिखाता है कि स्थानीय राजनीतिक समीकरण भी कहीं न कहीं इस पूरे मामले के पृष्ठभूमि में भूमिका निभा रहे होंगे। निश्चित रूप से। अक्सर देखा जाता है कि स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती हो, निलंबन हो या अटैचमेंट हो, उसमें स्थानीय राजनीतिक दबाव काम करते हैं। ये मामला भी उससे अछूता नहीं लगता। विधायक की सीधी संलिप्तता इसे और जटिल बनाती है। अब सवाल ये भी है कि क्या विधायक की शिकायत जायज थी? क्या बीएसए ने किसी दबाव में कार्रवाई की? ये सवाल भी जांच का विषय होने चाहिए। तो कुल मिलाकर ये एक बहुस्तरीय मामला है जिसके कई पहलू हैं। व्यक्तिगत टकराव है, प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं, संभावित अनियमितताएं हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप है और अंततः शिक्षा पर असर है। हमारे श्रोताओं के लिए यहाँ टेक अवे शायद यही है कि सतह पर जो दिखता है अक्सर कहानियों से कहीं ज्यादा जटिल होती है। बिल्कुल। और यहाँ एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए सोचने को। जब नियमों को लागू करने वाले और नियमों का पालन करने वालों के बीच विश्वास खत्म हो जाए और संवाद की जगह टकराव ले ले तो उस सिस्टम का भविष्य क्या होता है? और सबसे महत्वपूर्ण, उस सिस्टम पर निर्भर रहने वालों जैसे कि हमारे स्कूलों के बच्चों का क्या होता है?